मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा से। आज हम लोग एक दूसरी चीज़ पे बात करेंगे कि हम लोग अक्सर जब किसी से बातें करते हैं तो ये महसूस करते हैं कि बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अगर उर्दू दाँ हैं, उर्दू के जानकार हैं तो उर्दू के बड़े अल्फाज सख्त इस्तेमाल करते हैं, जिससे जबकि अगला उतना स्टैंडर्ड का नहीं है तो उसको इरिटेशन सा होता है। उसे अंग्रेज़ी भी जो हम बोलते हैं तो अंग्रेज़ी का अगर जानकार हो गए, अंग्रेज़ी के एक्सपर्ट हो गए तो हम किसी से बात करते वक़्त ये बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर देते हैं, खुद को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने सारे स्टॉक्स हैं या मेरा ये स्टैंडर्ड है। मैं समझता हूँ कि गलत भी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये गलत ही है। क्यों? बात कहने का सलीका होना चाहिए। सलीका मतलब जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा कलाम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर अगला जो है सहल अल्फाज को समझ सकता है, ये हमको समझना होगा, बोलने वालों को इस बात को महसूस करना होगा, तो हम उसी तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत जानकार है, अच्छी सलाहियत का मालिक है, या आप किताब वो भी लिटरेचर पे उसको महारत है, तो वहाँ पे वैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना भी चाहिए ताकि वो समझ सके, वो भी आपको वैसे इस्तेमाल करेंगे जैसा कि आप कर रहे हैं। मान लीजिए आपको उनका स्टैंडर्ड मालूम है, लेकिन बिला वजह ठूस-ठास करना ये अच्छा नहीं है। जैसे मैंने देखा है कि उर्दू बोलने वाले या गज़ल लिख रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं, या तो उनको फ़ारसी की अच्छी जानकारी है या अरबी की अच्छी जानकारी है, तो बात-बात में वो खूब फ़ारसी या खूब अरबी का इस्तेमाल को ठूँस करके खुद को नुमायाँ करते हैं कि मेरा ये मुझे इस पर भी पकड़ है। जबकि अगला आदमी जो जिसको आप सुनाना चाह रहे हैं या जो जो सुन रहा है, उसको ना अरबी मालूम मालूम है, ना उसको फ़ारसी मालूम है, तो फिर आपका कहना ज़ाया हो जाता है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि बात कहने का मज़ा जब है कि मैं कहूँ तो वो सुने और वो समझे। वो जब कहे तो मैं भी सुनूँ और मैं उस बात को समझ सकूँ, तभी सवाल जवाब का कहने और सुनने का मज़ा आता है, वरना आदमी बोरिंग या इरिटेट महसूस करता है। अभी कुछ ऐसे अल्फाज मैं आपको बता रहे हैं, जो अक्सर मैंने देखा है कि जब किसी का इंटरव्यू हो रहा है, या कोई आदमी किसी से बातें कर रहा है, तो कुछ अननेसेसरी जिसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो सारे भारी-भारी अल्फाज उसके उसके ऊपर थोप देता है और बेचारा जो है इवेड्स करता है आंसर देने से। आंसर कैसे दे पाएगा? जब वो समझेगा तभी तो आंसर देगा। अब जैसे एक वर्ड यूज़ होता है कन्वोलेटेड, कन्वोलेटेड, कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड, CONVOLUTED, कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड कहते हैं एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉलो, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉलो। अब उसके लिए कोई दूसरा अल्फाज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अननेसेसरी का किसी से बात करते वक़्त या आसान सा आसान सा लेटर लिखते वक़्त या आसान सा कुछ किसी से बातें करते वक़्त हम इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके आप किसी को इरिटेट या किसी को बोर नहीं कर सकते। तो कन्वोल्यूटेड कहते हैं क्या? एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही मुश्किल है उसको समझना और उसको फॉलो करना, यानी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉलो, यानी कौन उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहा है कन्वोल्यूटेड। हालांकि उसके लिए उसको ये सेंटेंस इस्तेमाल किया कर दे तो ज़्यादा बेहतर है ताकि सामाइन जो है समझ सकें। उसी तरह से लोग यूज़ कर देते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, PROCRASTINATION, प्रोक्रास्टिनेशन जिसका मतलब होता है टाल मटोल। टाल मटोल के लिए भी बहुत सा दूसरा वर्ड हो सकता है, होगा ही। क्या जरूरत हम इतना भारी वर्ड यूज करें? प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल। यानी जैसे इसके लिए एक सेंटेंस ले लीजिए, यू आर ए प्रो, यू आर ए प्रो एट प्रोक्रास्टिनेशन, यू आर ए प्रो एट प्रोक्रास्टिनेशन, यानी आप पहले ही से टाल मटोल कर रहे हैं, है ना। यू आर ए प्रो एट प्रोक्रास्टिनेशन, आप पहले से टाल मटोल में हैं, यानी बात को आप टाल मटोल कर रहे हैं। उसी तरह से अब एक वर्ड यूज लोग करते हैं, देखो मैं ये सारे अल्फाज में मैंने लिया है कि मैं सुन रहा हूँ कि जो फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस और दूसरे दूसरे लोग इसको यूज़ करके खुद को अपने इम्प्रेसिव शो करने के लिए कि मेरे पास ये सारे अल्फाज हैं या मैं मेरा एजुकेशन ये है या जो भी हो, अपने को कुछ दिखाने के लिए
तो यूज़ करते हैं। जैसे डिक्लटरिंग, 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 DECLUTTER, उसमें आईएनजी जोड़ दिए, डिक्लटरिंग। डिक्लटरिंग एक वर्ड है, यानी फालतू चीज़ों को हटाना। फालतू चीज़, कोई भी फालतू चीज़ जो लिखा हुआ उसमें बहुत फालतू चीज़ ठूस ठास है, उसको वो हटाना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें और यहाँ पड़ी हैं दिखी हैं, वो फालतू चीज़ों को हटाना है, तो हम उसके यूज़ कर रहा है वो लोग डिक्लटरिंग, फालतू चीज़ों को हटाना, जो वेस्ट आइटम्स है या जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उनको हटाने के लिए डिक्लटरिंग यूज़ किया जा रहा है। उसी तरह से मैनिस्क्यूल पार्ट, मैनिस्क्यूल पार्ट, मैनिस्क्यूल पार्ट, MINUSCULE, मैनिस्क्यूल पार्ट, तो आप जान ही रहे हैं, पार्ट मीन्स से भाग, तो मैनिस्क्यूल पार्ट यानी लघु भाग, छोटे छोटे से भाग को, छोटे छोटे से हिस्सा को मैनिस्क्यूल पार्ट कहा जाता है। मेरे कहने का सेंस है कि जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा ही इस्तेमाल किया जाए। सादगी भी खूबसूरती है और और चमन भी खूबसूरती है। मतलब कहने का मतलब है कि जंगल भी एक खूबसूरती है और सहरा भी एक खूबसूरती है। खूबसूरती हर जगह है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। खूबसूरती का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है फ़िज़ा है तो ये खूबसूरती नहीं है, बाहर ही से खूबसूरती है। बाहर की अपनी खूबसूरती है और फ़िज़ा की अपनी खूबसूरती है, चमन की अपनी खूबसूरती है और दूसरे जगहों की अपनी अपनी खूबसूरती है। अब एक आदमी अगर जंगल में रहता है, एक आदमी पहाड़ पर रहता है, उसको उस जगह पे ज़्यादा खूबसूरती महसूस हो रहा है जहाँ पे वो रहता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि वो आदमी जंगल में कैसे रह लेता है, पहाड़ पे कैसे रहता है, उसको शहर में लेके आइएगा, मुंबई में, बॉम्बे में, अमेरिका में, तो भाग जाएगा छोड़ कर के। तो उस जगह रहने का आदी है जहाँ वो रहता है। तो ये कहना गलत है। तो मेरे कहने का सेंस है कि जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और यही जो है एक अच्छे पढ़े लिखे का, एक एजुकेटेड पर्सन का यही पहचान है कि अपने आप को ज़्यादा दिखाने की कोशिश जो आप हैं, लोग आपको उसी में पूरी पूरी इज्जत देंगे। होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे।